नमस्कार, मैं शिव शंकर मीना, असिस्टेंट प्रोफेसर ज्योग्राफी गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज सिकंदरा, बीए पार्ट फर्स्ट ईयर के ज्योग्राफी के सभी स्टूडेंटों का इस ई कंटेंट वीडियो में स्वागत करता हूं। और आशा है कि पिछले वीडियो और जितने भी कंटेंट हमने आपको व्हाट्सएप के थ्रू उपलब्ध कराए हैं उनसे आप लाभान्वित हुए होंगे। उन्हें ज़रूर पढ़ा होगा और आशा है कि आगे भी लाभान्वित होते रहोगे। आज का हम पिछले लास्ट वीडियो में मैंने डिस्कस किया था महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत या महाद्वीप एवं महासागरों की उत्पत्ति से संबंधित। और आज का टॉपिक है हमारा महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत या थ्योरी ऑफ कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट। अर्थात ये सिद्धांत बताता है कि महाद्वीप एवं महासागरों का निर्माण किस तरीके से हुआ था। इस सिद्धांत के नाम से ही क्लियर है, महाद्वीपीय विस्थापन अर्थात महाद्वीप या स्थलीय भागों का ही विस्थापन हुआ था, महासागरों का विस्थापन नहीं हुआ। तो देखिए, महाद्वीपों के प्रभावित होने की संभावना का सुझाव सर्वप्रथम फ्रांसीसी विद्वान एंटोनियो स्नाइडर ने 1858 ईस्वी में दिया, किंतु वैज्ञानिकता के अभाव में इस संभावना को नकार दिया गया। सिर्फ आपको नाम याद रखना है कि सर्वप्रथम महाद्वीपीय विस्थापन के बारे में किसने बताया, तो ये था एंटोनियो स्नाइडर। इसके बाद 1910 में टेलर ने स्थल भाग के क्षैतिज स्थानांतरण को मोड़दार पर्वतों की व्याख्या के क्रम में प्रस्तुत किया। इसके बाद एंटोनियो स्नाइडर के बाद महाद्वीपीय विस्थापन के बारे में बात करी टेलर साहब ने। और सबसे इम्पोर्टेंट बात करी इसमें अल्फ्रेड वेगनर ने 1912 में महाद्वीपीय विस्थापन को प्रस्तुत किया। और इसके बाद इसकी दोबारा इन्होंने विवेचना या संशोधित रूप में प्रस्तुत किया 1915 में। वेगनर साहब के सिद्धांत का क्या कहना है या ये सिद्धांत में पूरा विवरण क्या है, इसके बारे में जानते हैं कि वेगनर के अनुसार कार्बोनिफेरस युग में संसार के सभी महादेश एक साथ एकत्रित थे और एक स्थलखंड के रूप में विद्वान थे। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था, मैंने कहा था कि जितने भी स्थलखंड या महाद्वीप एक साथ जुड़े हुए थे जिनका नाम था पेंजिया। वेगनर के अनुसार कार्बोनिफेरस युग में संसार के सभी महादेश एक साथ एकत्र जुड़े हुए थे और वेगनर ने इसे क्या कहा, पेंजिया। पेंजिया में विभाजन कार्बोनिफेरस युग में प्रारंभ हुआ। ये ध्यान रखिएगा, काल जरूर ध्यान रखिएगा। और ये जियोलॉजिकल टाइम स्केल में है कि कार्बोनिफेरस युग कब था। और महाद्वीपों का वर्तमान स्वरूप पेंजिया के विखंडन तथा इन विखंडित हुए स्थलखंडों के प्रभावित होकर अलग होने के फलस्वरूप हुआ। जो पेंजिया एक साथ मतलब स्थलखंड जुड़े हुए थे उनके विभिन्न भागों में प्रभावित, विभिन्न दिशाओं में प्रभावित होने के कारण ही वर्तमान स्थलखंड या महाद्वीपों का स्वरूप प्राप्त हुआ है। वेगनर के अनुसार पेंजिया चारों तरफ से जल से घिरा हुआ था जिसे उसने पैंथालासा कहा। एक बड़ा स्थलखंड पेंजिया और एक बड़ा महासागर पैंथालासा। उनके अनुसार महाद्वीपीय ठोस भाग सियाल तथा महासागरीय भूभाग सीमा का बना हुआ है तथा सियाल सीमा पर तैर रहा है। ये इन्होंने माना था कि सियाल सीमा पर तैर रहा है। इसके बाद में ये इनकी आलोचना भी होगी क्योंकि ये विरोध थोड़ा सा इस जगह विरोधाभास की स्थिति पैदा कर देते हैं, जो कि मैं आलोचना में आपको बताऊंगा। सीमा के ऊपर तैरते हुए पेंजिया का विखंडन और प्रवाह मुख्यतः गुरुत्वाकर्षण शक्तियों की असमानता के कारण हुआ। क्या बोले वेगनर साहब कि इसका पेंजिया का विखंडन और प्रभाव किस कारण हुआ, मुख्यतः गुरुत्वाकर्षण शक्तियों के कारण।
आगे दो शक्तियों के बारे में भी बताएंगे इनकी। और वेगनर के अनुसार जब पेंजिया में विभाजन हुआ तब दो दिशाओं में प्रभाव हुआ, उत्तर या विषुवत रेखा की ओर तथा पश्चिम की ओर। ये जरूर ध्यान रखिएगा आप, ये उत्तर या विषुवत रेखा की ओर और एक पश्चिम की ओर। कभी कभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों में या वन लाइन आंसरों में ये काफ़ी पूछा जाता है। वेगनर साहब ने बताया कि स्थलखंडों का दो दिशाओं में प्रभाव किस कारण से हुआ, तो उन्होंने बताया कि विषुवत रेखा की ओर प्रभाव गुरुत्व बल तथा प्लवनशीलता के बल के कारण हुआ, जबकि महाद्वीपों का पश्चिम दिशा की ओर प्रभाव सूर्य तथा चंद्रमा के ज्वारीय बल के कारण हुआ। एक तो बताया इन्होंने गुरुत्व बल और प्लवनशीलता, और दूसरा बताया ज्वारीय बल के कारण। पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की दिशा की ओर घूमती है और ज्वारीय बल पृथ्वी के भ्रमण पर ब्रेक लगाते हैं। इस कारण महाद्वीपीय भाग पीछे छूट जाते हैं तथा स्थल भाग पश्चिम की ओर प्रभावित होने लगते हैं पेंजिया का गुरुत्वाकर्षण बल प्लवनशीलता के बल के कारण दो भागों में विखंडन हुआ। ध्यान रखिएगा, पेंजिया का विभाजन अंगारालैंड और गोंडवाना में कैसे हुआ? गुरुत्व बल व प्लवनशीलता के बल के कारण। उत्तरी भाग लॉरेंसिया या अंगारालैंड, लॉरेंसिया का नाम अंगारालैंड भी है, तथा दक्षिणी भाग गोंडवाना लैंड कहलाया। बीच का भाग टेथिस सागर के रूप में बदल गया और जुरैसिक काल में गोंडवाना लैंड का विभाजन हुआ तथा ज्वारीय बल के कारण प्रायद्वीपीय भारत, मेडागास्कर, ऑस्ट्रेलिया तथा अंटार्कटिका गोंडवाना लैंड से अलग होकर प्रभावित हो गए। एक तो सबसे पहले आया था कार्बोनिफेरस और इसके बाद आया अब जुरैसिक काल, जिसमें गोंडवाना लैंड विभाजित हुआ और भारत, मेडागास्कर, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका आदि लैंड अलग होकर प्रभावित हुए। इसी समय उत्तरी व दक्षिणी अमेरिका ज्वारीय बल के कारण पश्चिम की ओर प्रभावित हो गए। पश्चिम दिशा में प्रभावित होने के क्रम में सीमा का रुकावट के कारण पश्चिमी भाग में रॉकी एवं एंडीज पर्वतों का निर्माण हुआ। प्रायद्वीपीय भारत के उत्तर की ओर प्रभावित होने के कारण हिंद महासागर तथा दोनों अमेरिकी महाद्वीपों के पश्चिम की ओर प्रभावित होने के कारण अटलांटिक महासागर का निर्माण हुआ। आर्कटिक सागर तथा उत्तरी ध्रुव सागर का निर्माण महाद्वीपों के उत्तरी ध्रुवों से हटने के फलस्वरूप हुआ और कई दिशाओं से महाद्वीपों के अतिक्रमण के कारण पैंथालासा का आकार संकुचित हो गया। बड़ा महासागर था पैंथालासा, तो जो पेंजिया था वो विभिन्न भागों में विखंडित होने के कारण कई महाद्वीप बन गए और विभिन्न दिशाओं में प्रवाहित हो गए। इससे पैंथालासा का आकार संकुचित हो गया और विभिन्न महाद्वीप बन गए। जैसे कि इन्होंने बताया कि पश्चिम दिशा में प्रभावित होने के कारण अमेरिकी प्रदेश का और सीमा का रुकावट के कारण रॉकी और एंडीज पर्वतों का निर्माण हुआ। रॉकी उत्तरी अमेरिका में और एंडीज दक्षिण अमेरिका में। और प्रायद्वीपीय भारत उत्तर की तरफ गया तो दक्षिण का एरिया खाली हो गया और उस जगह पर पानी आया। ये पैंथालासा सागर ने अतिक्रमण किया, वहाँ पर हिंद महासागर का निर्माण हो गया। देखिए, इस डायग्राम से भी क्लियर हो रहा है कि इंडियन ओशियन, अंटार्कटिका, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर का निर्माण किस किस तरीके से हुआ है। तो इन्होंने बताया कि विभिन्न स्थलखंडों के दो कारणों से विभिन्न दिशाओं में प्रभावित होने के कारण वर्तमान में महासागर और महाद्वीपों का निर्माण हुआ। लेकिन ये कैसे कह सकते हैं कि ये ऐसा ही हुआ था? इस सिद्धांत के पक्ष में प्रमाण देते हैं कि वेगनर के अनुसार आरंभ में सभी स्थलीय भाग पेंजिया के रूप में थे। इसके लिए उन्होंने कई प्रमाण प्रस्तुत किए, जिसमें कि वेगनर के अनुसार अटलांटिक महासागर के दोनों तटों में भौगोलिक एकरूपता है, या इसे जिग्सा फिट भी कहते हैं कि दक्षिण अमेरिका का पूर्वी तट और अफ्रीका के पश्चिमी तट को मिलाया जाए तो ऐसा फिट बैठते हैं, जैसे एक इमेज में बैठाते हैं कि ये दोनों पार्ट ऐसा लगता है कि एक दूसरे के ही हैं, यहाँ से टूटे हुए हैं, अलग अलग नहीं हैं।
और भूगर्भिक प्रमाणों के आधार पर अटलांटिक महासागर के दोनों तटों के कैलोडेनियन तथा हर्सिनियन पर्वतक्रमों में समानता पाई जाती है और दक्षिणी अटलांटिक महासागर के तटों पर स्थित अफ्रीका व ब्राजील की संरचना और चट्टानों में भी समानता है। इसके अलावा उन्होंने हिमनद के साक्ष्य भी दिए हैं कि अफ्रीका में सहारा मरुस्थल में भी हिमनद के साक्ष्य मिलते हैं। ग्लेशियर अर्थात वहाँ तो रेगिस्तान है, वहाँ हिम के साक्ष्य कहाँ से मिलेंगे? इसका मतलब ये कहीं ये पहाड़ पहले कहीं न कहीं दूसरी तरफ था, दूसरी जगह था। एक ग्लोसोप्टेरिस वनस्पति का एग्जाम्पल दिया है कि कई स्थल खंडों में मिलती है जहाँ पे कि इसके प्रमाण मिलते हैं, जबकि वर्तमान में वहाँ की क्लाइमेटिक कंडीशन के अकॉर्डिंग वहाँ हो ही नहीं सकता। तो इसका मैं आपको एक पीडीएफ भी शेयर कर दूंगा और सविंदर सिंह जी की बुक में भी आप पढ़ सकते हो, उसमें अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो सारांश रूप में कहता ये है कि एक विशाल महासागर महाद्वीप था पेंजिया और विशाल महासागर पेंथालासा, और पेंजियम विभाजन का गोंडवाना लैंड और अंगारा लैंड में विभाजन हुआ और बीच में क्षितिज सागर बना। दो कारणों से गुरुत्वीय बल, प्रवंशिता बल और ज्वारीय बल के कारण विभिन्न भागों में प्रभावित हुए और इन प्रभावित होने के कारण ही वर्तमान महाद्वीपों का अस्तित्व हुआ और महासागरों का निर्माण हुआ। अब एक लास्ट वीडियो रहेगा इसमें महाद्वीपों के निर्माण से संबंधित, जिसमें इस सिद्धांत को और इमेजों से और सिद्धांत के विभिन्न पक्षों से, आलोचनाओं से, प्रासंगिकता से मैं आपको रूबरू कराऊंगा। धन्यवाद।